नमस्कार, एक्वाकल्चर गुरु में आप सभी लोगों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है फिश हेल्थ मैनेजमेंट। हम लोग इसके बेसिक्स पर चर्चा करेंगे कि आरएएस में एक बार बीमारी आ जाए तो हम लोग किस तरह से उसका उपचार करें और क्या हमारी एप्लीकेशन टेक्निक्स होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे और उसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। कुछ फैक्टर्स को कंसीडर करना पड़ेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, 4 हैं, इनके बारे में हम बताएंगे। और एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी जिसमें हमको ये देखना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट के पहले हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट के दौरान क्या करना है और ट्रीटमेंट के बाद हमें क्या करना है। तो ट्रीटमेंट तो जो होगा वो तो मछली के बीमारी के आधार पर हम लोग करेंगे, लेकिन ये कॉमन फैक्टर्स रहेंगे। कोई भी बीमारी होगी तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक होगा। इससे हम बहुत प्रभावी ढंग से मछली को बीमारी से बचा सकेंगे और अच्छी तरह से अपना उत्पादन ले सकेंगे और फ्यूचर में भी बीमारी ना हो, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं। हियर वी गो टू आवर फर्स्ट स्लाइड। एक्वाकल्चर में मछली स्वास्थ्य प्रबंधन यानी कि फिश हेल्थ मैनेजमेंट का तात्पर्य मछली में बीमारियों को रोकने के उद्देश्य से बनाई गई रणनीतियों से संबंधित है। एक बार आरएएस में मछली बीमार हो जाए तो उसे ठीक करना बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। प्रभावी मछली स्वास्थ्य प्रबंधन की जो की है वो बीमारी की रोकथाम है, उपचार नहीं। यह उचित जल गुणवत्ता प्रबंधन, पोषण और स्वच्छता के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। इन आवश्यक कारकों के बिना जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया होते हैं, बीमारी होती हैं, उनके प्रकोप को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है कि सभी बीमारियां संक्रामक नहीं होती। कुछ विषाक्त पदार्थों से होती हैं और कुछ पोषण संबंधी कमियों की वजह से भी बीमारी होती है। और जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये है कि हम मछली में बीमारियों को इंट्रोडक्शन से बचाएं और अगर आ गई बीमारी तो उसके प्रोपगेशन से बचाया जाए, क्योंकि वो दूसरी मछलियों को ना पहुंच सके और अल्टीमेटली हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो, मछलियां अच्छी हो और हाई क्वालिटी फिश हमको मिले। ये नहीं कि बीमारी हो गई है तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, हम उसको भी बेच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। संक्रामक रोग मेजबान रोगजनक और उसके आसपास के वातावरण के बीच विशिष्ट प्रकार के इंटरेक्शन के ऊपर आधारित रहता है और उसी के परिणाम स्वरूप होता है। ये एक ट्रायंगल है जिसके बारे में हमने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसे देख सकते हैं कि किस तरह से होस्ट, पैथोजन और एनवायरनमेंट आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो बीमारी होती है। एक संकल्पना के तहत मछली के स्वास्थ्य और बीमारी को मेजबान रोगजनक और पर्यावरणीय कारकों के बीच एक गतिशील परस्पर क्रिया के रूप में देखा जा सकता है और इसी इंटरेक्शन की वजह से हमको समझ में आएगा कि बीमारी किस तरह से मछलियों को लगती है। रोग के प्रकोप या अन्य मछली स्वास्थ्य समस्या के दौरान समस्या को जल्दी से हल करने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की इच्छा होना स्वाभाविक है। हम कोई नहीं चाहेगा कि उसकी मछली बीमार हो, नुकसान हो। जबकि प्रारंभिक चेतावनी संकेत आते हैं, उन्हें पहचानना और उसे समय पर प्रतिक्रिया देना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और किसी भी कार्रवाई से पहले स्थिति और उपलब्ध विकल्पों को पूरी तरह से आप मूल्यांकन कर लीजिए और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मछली पालक को बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझ के प्रतिक्रिया करनी चाहिए। किसी भी उपचार को लागू करने से पहले निम्नलिखित प्रश्नों पर अवश्य विचार करें। क्या बीमारी की गंभीरता या मछली की मृत्यु दर उपचार को आवश्यक बनाती है? क्या मछली का उपचार संभव है और सफल परिणाम की संभावना क्या है? क्या लागत, प्रबंधन और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए मछली का उनके वर्तमान स्थान पर उपचार करना संभव है? क्या उपचार की लागत मछलियों के मूल्य से अधिक होगी और क्या उपचार फायदेमंद होगा? क्या मछलियां उपचार सहने के लिए पर्याप्त रूप से अभी स्वस्थ हैं? क्या मछलियों की हार्वेस्टिंग जल्दी करनी है
और क्या उपचार के बाद उनको रिकवरी टाइम या विड्रॉल टाइम पर्याप्त मिलने वाला है? इन प्रश्नों के उत्तर स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न हो सकते हैं और कभी भी पशु चिकित्सक या मछली स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना हो तो ज़रूर कर लें। हालांकि मत्स्य पालन का मुख्य ध्यान मछली की पूरी आबादी के स्वास्थ्य पर प्रबंधन करना होता है, लेकिन व्यक्तिगत मछलियों का भी कल्याण ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन पहलुओं पर विचार करके जल्दबाजी में निर्णय लेने और मछली स्वास्थ्य प्रबंधन में प्रभावी समाधान प्राप्त करने के बीच में बड़ा अंतर हो सकता है। तो सोच समझ के ही पूरा निर्णय लें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, अन्यथा आप नुकसान ही उठाएंगे। अच्छा, एक बार जब बीमारी का पता चल जाता है और उपचार की योजना बनाई जाती है तो सफल उपचार सुनिश्चित करने के लिए कई कारकों पर विचार किया जाना चाहिए। ये कारक हैं वाटर सप्लाई, मछली, उपचार और बीमारी। तो एक एक करके लेते हैं। पहले वाटर सप्लाई पे बात करते हैं। पीएच, घुलित ऑक्सीजन, तापमान, अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, इन सब का स्तर आप जांचें और इन्हें लिखें। कुछ दवाएं कुछ पानी की स्थितियों पर कम प्रभावी होती हैं और कुछ अधिक हानिकारक हो जाती हैं। ये सुनिश्चित करें कि उपचार के दौरान पानी का प्रवाह और रीसर्कुलेशन बनाए रखा जाए। कम प्रवाह दर अपर्याप्त ऑक्सीजन के स्तर का कारण बन सकता है, जबकि उच्च प्रवाह दर दवा को बहुत जल्दी डाइल्यूट कर सकता है। बायोफिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दवाएं बायोफिल्टर में लाभकारी बैक्टीरिया को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। संभावित रूप से नाइट्रोजन साइकिल को बाधित कर सकती हैं। यदि बायोफिल्टर क्षतिग्रस्त हो जाए तो अमोनिया और नाइट्राइट का स्तर बढ़ सकता है, जिससे मछली तनावग्रस्त हो जाएगी और रिकवरी में बाधा आ जाएगी। तो ये तय करें कि उपचार के दौरान बायोफिल्टर को अलग रखने का भी इंतजाम होना चाहिए। मछली के बारे में बात करते हैं तो प्रजाति की संवेदनशीलता ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग मछलियों की प्रजातियां दवाओं के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया करती हैं। तो जो मछली हमारी पाली गई है उसके लिए कोई सहनशीलता क्या है किसी विशिष्ट दवा के लिए, उसको जरूर जानें। जैसे कि कॉपर आधारित उपचार अगर एक प्रजाति के लिए सुरक्षित हो सकता है तो दूसरे के लिए विषाक्त हो सकता है। और कॉपर के कंपाउंड को इस्तेमाल करने के लिए एल्कलिनिटी पर विशेष ध्यान देना है। अगर एल्कलिनिटी कम है तो यह बहुत ज़्यादा विषाक्त हो जाता है। मछली का समग्र स्वास्थ्य, तनाव का स्तर, प्रतिरक्षा की प्रणाली की स्थिति उपचार की सफलता को प्रभावित करेगी। तो जो मछलियां पहले से ही तनावग्रस्त हैं या उनकी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उनके ठीक होने की संभावना कम है, भले ही आप उपचार कितना अच्छा कर लें। किसी भी व्यवहारिक परिवर्तन या भोजन पैटर्न के लिए मछली की निगरानी करिए। यदि मछलियां बहुत अधिक तनावग्रस्त हैं तो भोजन करना बंद कर सकती हैं। तो जो औषधि आप फीड में मिलाकर उपचार कर रहे हैं वो प्रभावित हो जाएगा। सिस्टम में मछलियों की संख्या और कुल बायोमास आवश्यक दवा की खुराक को प्रभावित करते हैं। अधिक मात्रा आप दे देंगे तो मछली को नुकसान हो जाएगा और कम दवा देंगे तो अप्रभावी ट्रीटमेंट आप कर लेंगे। निर्धारित करें कि ये डिप ट्रीटमेंट होगा, बाथ ट्रीटमेंट होगा या खाने में मिला के ट्रीटमेंट होगा, या आप एनवायरनमेंट का ट्रीटमेंट करेंगे जैसे वाटर डिसइंफेक्शन है या प्रोबायोटिक्स वगैरह मिलाएंगे। इन सब बातों को पहले से ही निश्चित कर लीजिए। खुराक की सही गणना करिए और सुनिश्चित करिए कि उपचार की अवधि में उचित खुराक उन्हें मिले। कम खुराक या उपचार को छोटा करने से अपूर्ण रिकवरी होगी और हो सकता है रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, जबकि अधिक खुराक से मछलियों को नुकसान हो सकता है और सिस्टम भी बाधित हो सकता है। कुछ उपचार आरएएस के घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपके सिस्टम में कोई कॉपर धातु का हिस्सा लगा है तो वो खराब हो सकता है। फॉर्मेलिन सील को खराब कर सकती है, पंप को नुकसान कर सकती है। तो इन सब बातों को भी देखा जाना चाहिए। यदि मछली हार्वेस्टिंग के करीब है तो दवाओं के लिए ये विचार करिए कि उन्हें रिकवरी टाइम मिलेगा, विड्रॉल पीरियड पूरा होगा, ताकि जो ट्रीटमेंट किया गया है उसका दुष्प्रभाव खत्म हो। कुछ उपचारों के लिए मछली को खाने के पहले सुरक्षित होने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। इसे विड्रॉल पीरियड कहते हैं।
ये पहचाने कि रोग किसके कारण हुआ है, बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी या फंगस, उसका कारण क्या है। एंटीबायोटिक्स जीवाणु संक्रमण के खिलाफ प्रभावी होते हैं, लेकिन वे वायरस या परजीवियों के खिलाफ काम नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए इच जैसे परजीवी रोगों के लिए कॉलमनरिस जैसे जीवाणु रोगों की तुलना में एक अलग उपचार के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक पहचान सफल उपचार की संभावना को बढ़ाती है, और एक बार जब रोग आगे बढ़ जाता है तो इसके प्रभावों को उलटना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ रोगजनकों में उपचारों के प्रति प्रतिरोध विकसित होता है, खासकर अगर उनका बार बार उपयोग किया गया हो। यदि प्रतिरोध चिंता का विषय है तो सही उपचार का उपयोग करना और ड्रग का रोटेशन यानी दवाओं को घुमाना बहुत महत्वपूर्ण है। अत्यधिक संक्रामक रोगों के लिए प्रभावित मछली को अलग करना या यहाँ तक कि पूरे बैच को क्वारंटाइन करना पड़ सकता है, और जल प्रणाली के माध्यम से रोग के प्रसार की सावधानीपूर्वक निगरानी करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आरएएस में बीमारियों का इलाज करने में मछली के स्वास्थ्य की रक्षा, पानी की गुणवत्ता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के बीच एक नाजुक संतुलन शामिल है कि उपचार प्रणाली के कामकाज को बाधित न करे। इन चार कारकों जलापूर्ति, मछली उपचार और बीमारी की सावधानी पूर्वक निगरानी करके उपचार के परिणामों को अनुकूलित किया जा सकता है और भविष्य की समस्याओं को भी कम किया जा सकता है। उपचार की योजना बनाने, उसे लागू करने और उसका मूल्यांकन करने के लिए एक चेकलिस्ट है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। उपचार के पहले पानी की मात्रा, प्रवाह दर और तापमान को सटीक रूप से नापें। पालन इकाई में मछलियों की संख्या और कुल वजन की गणना करें। उपचार उत्पाद की पहचान, समाप्ति तिथि और सक्रिय संघटक की सांद्रता की पुष्टि करिए। गणनाओं की दोबारा जांच करें ताकि मैट्रिक और मानक इकाइयों के बीच में कोई भ्रम पैदा न हो। गणनाओं की दोबारा जांच करें ताकि मैट्रिक और मानक इकाइयों के बीच भ्रम पैदा न हो। ये बहुत ज़रूरी है। पता चला पीपीएम में आपको कंसंट्रेशन बनाना है और आप पीपीटी में बना गए तो भी बहुत गलत होगा, और अगर उल्टा करेंगे तो भी बहुत गलत होगा। इसलिए कैलकुलेशंस को बार बार चेक करिए कि सही कंसंट्रेशन आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, और यदि आवश्यक हो तो जो आपका एरेशन डिवाइस है उसे रेडी रखिए, ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आपको ये जो पानी है इसे छोड़ना है इधर उधर और कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ ये सब मना है, तो आप पहले से परमिट ले लीजिए और अधिकारियों को बता दीजिए कि भाई हम ऐसे ऐसे पानी छोड़ेंगे, नहीं तो आप मुसीबत में फंस जाएंगे। और यदि संभव हो तो पूरी आबादी का उपचार करने से पहले एक छोटे से समूह पर जैव परीक्षण कर लें। जैव परीक्षण एक ऐसी विधि है जो किसी भी पदार्थ के जीवित जीवों पर, कोशिकाओं पर या उत्तकों पर पड़ने वाले प्रभाव को नापकर उसकी क्षमता या उसकी गतिविधि को निर्धारित किया जाता है। ये बायोएसे का कई जगह इस्तेमाल होता है, जिसमें जैसे दवा की विकास हो रही है तो उसकी गुणवत्ता का मूल्यांकन है, खतरनाक रसायन है उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, जांच की जा सकती है, हार्मोन का अध्ययन किया जाता है, वहाँ पर जांच की जाती है, तो इसको बायोएसे बोलते हैं। जो भी आपका दवा है या प्रोडक्ट है उसको जो कल्चर वाटर है उसमें ही मिलाकर पतला करें, और जो उत्पाद पर लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस उनका ज़रूर पालन करिए। जो आपकी पालन इकाइयां हैं उसमें उपचार को अच्छी तरह से मिलाइए और वो समान रूप से सब तरफ फैल जाएं, ऐसा ना हो कि एक ही जगह आप डाल दें उन्हें। उपचार के दौरान मछलियों को बहुत ही करीब से निरीक्षण करते रहें, और अगर कोई संकट आ रहा है तो उस पर भी नज़र रखें। उपचार के दौरान पानी का तापमान और घुलित ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करते रहें और उसे मेंटेन रखें एक जगह पर। मौखिक उपचारों को छोड़कर अन्य कोई उपचार चल रहा है तो मछलियों को खाना देना बंद कर दीजिए। मछलियों के उपचार के दौरान भोजन नहीं करेंगी और अनुपयोगी भोजन प्रणाली को प्रदूषित कर सकता है और कुछ उपचारों की प्रभावशीलता को बहुत ज़्यादा कम कर सकता है। यदि मछलियाँ संकटग्रस्त हो जाएं तो उपचार बंद कर दीजिए और सामान्य पालन स्थितियाँ बहाल कर दीजिए। तो इस तरह से आप ट्रीटमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा सतर्क रहें, नहीं तो कुछ ऊंच नीच होगी और आपको पता नहीं चल पाएगा।
उपचार के बाद कम से कम 24 घंटे तक मछलियों का बार बार निरीक्षण करिए। और जो उपचारित मछलियां हैं उनको कम से कम 48 घंटे तक किसी प्रकार का स्ट्रेस ना दें, तनाव ना दें। उपचार की प्रभावशीलता का अवलोकन करिए और फिर मछलियों की जांच करिए। उसके बाद हार्वेस्टिंग करके तभी आप उनको बेच सकते हैं। उपचार की तकनीक दवा पर, मछलियों के जीवन चरण और पालन प्रणाली के आधार पर भिन्न भिन्न होगी, लेकिन आमतौर पर उपचार कल्चर वाटर या भोजन या सीधे इंजेक्शन के माध्यम से ही लागू किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। तो ऑल द बेस्ट। इस तरह से अगर आप सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो जो आप उपचार करेंगे वो बहुत प्रभावी ढंग से आपको रिजल्ट देगा। तो अभी बहुत से टॉपिक हैं जिनको हम लोग लेकर आने वाले हैं। अगर आपने इससे कुछ नया हासिल किया है, कुछ नया सीखा है, तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जल्दी ही मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।